नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 का जो भी मैथ का सेट 1 आया था ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व किए थे। आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं भी हम लोग जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करेंगे, समझना जरूरी होता है। चलिए देखिए, तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन में लिखा है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन में चुनना है, तो किसको आपको लिखने बोला 120 का। तो सेट 1 में हम लोगों ने निकाला था किसका 156 का, इसमें 120 दिया। हो सकता है ये डाटा आपको बदल सकता है, 120 के जगह में 140 दे दे, 140 दे दे या 250 दे दे या 300 कुछ भी दे सकता है। तो आपको प्रोसेस इसी तरह सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 2 से इसको करेंगे, 2 छक 12 यानी 60 बार में। इसके बाद फिर 2 से ये कितना बार में 60 आएगा 30 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 30। फिर 2 से 15 बार में, इसके बाद 3 के पहाड़ा में आएगा 15 5 बार में। 5 खुद अभाज्य संख्या है हम लोग का आंसर। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2, 3 गुना 5। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है आपसे। इसमें आपसे मौसम पूछ लिया एचसीएफ, किसका एचसीएफ पूछा है 26 का। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे कैसे। एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 26 को करना है आपको लसअ। 26 का आएगा क्या चीज, गुणनखंड। 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13, क्योंकि 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 और 13। 91 का गुणनखंड क्या हो जाता है, 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 और 13 यानी 17 तिया क्या होता है 91। तो अब पूछा है आपसे क्या एचसीएफ। जब कभी एचसीएफ पूछे तो ये इसके गुणनखंड यानी 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड में जो भी मिलेगा, जैसे कि ये 13 मिल रहा है, तो जो भी आपको मिलेगा उसी को एचसीएफ बोला जाता है। इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है 13। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी 13 निकलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसमें लिखा गया है 3 + 2√5 कैसी संख्या है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा हो जिसका वर्गमूल ना निकले तो वो पूरा क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिखा गया क्वेश्चन है 3 + 2√5। अब ये रूट के अंदर वाला संख्या पे हम लोग को ध्यान देना है। तो रूट के अंदर 5 है और 5 का वर्गमूल नहीं होता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके पहले 2 हो या 3 कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं, हमको रूट वाला पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार a बराबर BQ + R में b क्या है। अब यहाँ समझना है, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है a बराबर BQ + R। अब इनमें से a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, हम लोग सभी को जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग इस टाइप से भागा लगाते हैं। यहाँ कोई संख्या होता है, यहाँ भी संख्या होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए अंदर में कोई संख्या है और बाहर भी कोई संख्या होगा, यहाँ भी से जो भागफल आएगा वो भी होगा। तो इसमें से जो इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं भाज्य। आपको ये लिख लेना है, इसके अंदर वाला को क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, और इसके बाहर वाला और इधर वाला को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोला जाता है, भाजक। ठीक, और इधर वाला को बोला जाता है भागफल। भागफल आपको इससे समझना है, भागफल। और इसके बाद जो नीचे में ये करके आएगा, नीचे में जो बचता है उसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है, शेषफल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब इस इक्वेशन यूक्लिड के अनुसार जो अंदर में जो भाज्य है, इस भाज्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो आपको अच्छे से समझना है कि इसी चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, भाज्य को क्या बोलेंगे, ए।
अब आता है यहाँ पर भागफल। तो भागफल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। यूक्लिड वाला में, यूक्लिड वाला में जो भागफल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोसेंट, यानी क्यू से, ये क्यू से। और यहाँ जो नीचे बचा हुआ इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है, शेषफल यानी आर से। तो बताइए ए क्या हो गया? भाज्य, क्यू क्या हो गया? भागफल, शेषफल क्या हो गया? आर। तो ये बचा एक भाजक। अब भाजक के लिए क्या आएगा? भाजक के लिए आएगा बी। यानी आपसे पूछा था कि बताइए इस इक्वेशन में बी क्या है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं ऑप्शन में, तो बोला गया है भाज्य को, भाजक को, या भागफल को, या शेषफल को। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाजक को। किसको? भाजक को। ये आंसर हो गया। अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन में तो आपसे बी पूछ लिया, हो सकता है आपका क्वेश्चन बी ना पूछ के आपसे ए पूछे, तो आपको ए पूछेगा तो हम लोग को पता चल गया कि ए को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे क्यू पूछे तो हमको आंसर लगाना है भागफल पर। अगर आर पूछे कि आर क्या है, यूक्लिड वाला ये इक्वेशन है, तो आर हो जाएगा शेषफल में। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझना जरूरी है, क्वेश्चन को वो चेंज करके भी दे सकता है। आपके पास जितने 5 सेट हैं, अगर 5 सेट को आप अच्छे से सॉल्व कर जाइएगा समझ के कि वो क्या चेंज कर सकता है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा क्या है इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ बना देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, और इसमें इसको y बोलते हैं तो इसको x बोलेंगे, और इसको y डैश और इसको x डैश ये बोलेंगे। अब इसमें जो ग्राफ है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी o। तो ये कट कहाँ कहाँ कर रहा, इस तरह गया, उसके बाद इस तरह गया। ठीक है, ग्राफ इस तरह है। आपसे पूछा है बताइए इस ग्राफ में px के शून्यंकों की संख्या। तो px के शून्यंकों की संख्या अगर पूछेगा तो x वाला जो लाइनिंग है और x डैश वाला, आपको इसमें देखना है कि कट कितना बार किया। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, एक बार यहाँ 4। तो x वाला लाइन को 4 बार ये काटा है, इसीलिए शून्यंकों की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 4। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का हो चुका है यहाँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द्विघातीय बहुपद ax²। आपको पता है कि द्विघातीय बहुपद का जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघातीय बहुपद। अगर इसी में इक्वल टू 0 लग जाए तो ये हो जाएगा द्विघातीय समीकरण। समीकरण के लिए इक्वल टू 0 होना या इक्वल टू कोई भी नंबर होना, इक्वल टू होना जरूरी होता है। अगर इक्वल टू ना हो यानी बराबर ना हो तो इसे हम लोग द्विघातीय बहुपद के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है शून्यंकों का योग। देखिए पिछले वाले वीडियो में पूछा था शून्यंकों का, क्या पूछा था? गुणफल। अब इसमें पूछ दिया शून्यंकों का योगफल। तो या तो गुणफल पूछेगा या तो योगफल पूछेगा। तो हम लोग समझते हैं क्या होगा। और ये जो ऑप्शन है ना, ये सारा फॉर्मूला ही दिया है। तो देखिए शून्यंकों का योगफल, अच्छा शून्यंकों का योगफल का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा। जो शून्यंक होता है एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो हम लोग यहाँ शून्यंकों का योगफल लिख दे या अल्फा प्लस बीटा लिख दे। तो याद करिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है -b/a। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन फॉर्मूला वाला ही पूछा है, कोई नंबर नहीं दिया गया है, a b c के जगह में कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर सी नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर -b/a। ये शून्यंकों का योगफल। अगर आपसे शून्यंकों का गुणफल पूछ ले, शून्यंकों का गुणफल का फॉर्मूला होता है c/a। अगर शून्यंकों का गुणफल पूछे तो क्या होगा आंसर? c/a। आपको याद रखना है, वो कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है? एक बात याद रखना है, जो द्विघातीय समीकरण होता है उस द्विघातीय समीकरण का पहले हम लोग एक फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, ये पूछा द्विघातीय बहुपद का। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी? तो द्विघातीय बहुपद कैसा होता है? इस फॉर्म में होता है जो ऊपर लिखा गया है, ये वाला। x का मैक्सिमम जितना पावर होता है शून्यंकों की संख्या भी उतना ही होगा। इसका मतलब द्विघातीय बहुपद में x का मैक्सिमम पावर अधिक से अधिक पावर 2 है तो शून्यंकों की संख्या 2 होगा। अगर मान लिया जाए ये द्विघातीय बहुपद ना होकर त्रिघातीय बहुपद होता, त्रिघातीय का मतलब x का मैक्सिमम पावर
3 हो तो शून्यंकों की संख्या भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपको पावर से डिनोट, जो पावर को डिनोट कर रहा है यानी मैक्सिमम पावर 2 को कर रहा है, तो शून्यंकों की संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी द्विघातीय बहुपद का अधिकतम शून्यंक 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा ही गया था शून्यंकों की संख्या अधिकतम होती है 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इसमें कंडीशन दे रखा है, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि a1 बटा a2 इक्वल टू है b1 बटा b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2 के। आपको ये याद रखना है, इक्वेशन कैसा दिया हुआ है कि ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन तीसरा वाला के बराबर नहीं है। जब कभी भी रैखिक समीकरण ऐसा फॉर्म में हो तो हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कि इसमें कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, 3 कंडीशन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ये तो आंसर हो गया। इतना तो समझ में आ गया, कोई हल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लिया जाए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो केवल एक हल होगा, इधर फिर नहीं देखना है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू है तो इधर बनाना ही नहीं है, यानी केवल इस दोनों से डिसाइड हो जाएगा। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो हम लोग का आंसर आएगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब ही होता है केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ये तीनों इक्वल टू आ जाए, यहाँ भी इक्वल टू है और यहाँ भी इक्वल टू रहे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन ये पहला वाला इक्वल है लेकिन ये दूसरा वाला नॉट इक्वल टू हो तो आंसर आएगा कोई हल नहीं होगा, या लिखा जा सकता है कि हल नहीं होगा। ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और लिखा हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, बोला इसके हल होंगे, ऑप्शन ए अनंत होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग का जो इक्वेशन होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, x के पहले होता है a1, y के पहले होता है क्या होता है b1, और लास्ट में जो बराबर का बाद है ये इधर आता है। यानी इसका सही फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो सही फॉर्म हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, कोमा 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस केस में a1 कितना है 1, अच्छा b1 भी कितना है 2 और c1 कितना है -3। अब इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे a2 कितना है 2 और b2 कितना है 2 और c2 कितना है -6। इससे हम लोग a1 a2 और c1 c2 इस तरह का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें आपको चेक कैसे करना, चेक करने का रूल क्या होता है, तो चेक करने का रूल होता है a1 बटा a2 पहले निकालना है। a1 1 है, a2 2 है। ठीक है, यानी a1 बटा a2 क्या आ जाएगा, a1 बटा a2 आ जाएगा 1 बटा 2। अब निकालना क्या है b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 जब निकालेंगे तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 2, तो ये आया 1 बटा 2 और ये आया 2 बटा 2। हम इसको काट भी सकते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए a1 बटा a2 क्या है, नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ जाए तो c1 बटा c2 नहीं निकालना है। जब ये दोनों बराबर रहेगा तब c1 बटा c2 निकाल के चेक करना है। और ये अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू के केस में केवल एक हल होता है, या एक हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में ए में दिया अनंत, वो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया 2, वो भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1, तो ये केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, सी, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक या केवल एक हल है या अद्वितीय, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए। तो 3 कंडीशन इसका होता है, या तो ये एक बराबर ना हो, या तीनों बराबर हो, या पहला बराबर हो दूसरा वाला बराबर ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है समीकरण निकाय
x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस k y बराबर 15। तो यहाँ लिखा गया है x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15। तो इसमें बोला है अनगिनत हल होने के लिए k का मान। अनगिनत हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के। तो क्या होता है? अनगिनत हल होता है। और बोल दिया क्वेश्चन में कि अनगिनत हल है, तो k का मान बताइए। हम लोग लिख सकते हैं इस x का पहले 1 है तो 1 बटा, और इस x के पहले 5 है तो 5, मतलब a1 बटा a2 बराबर होगा, y के पहले होता है b1 और इस y के पहले होता है b2, यानी b1 बटा b2 यानी 2 बटा k। इसके बाद बराबर में आएगा c1 बटा c2, लेकिन हम लोग का k का मान इसी से निकल जाएगा। तो क्रॉस में हम लोग गुना करते हैं, इम्प्लाइज डेट k को 1 से गुना करेंगे तो k आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, यानी हम लोग का आंसर k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा के आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आंसर भी कितना आया? क्वेश्चन नंबर भी 10 है, आंसर भी 10 ही आ रहा। ठीक है, तो ये अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन है। हम लोग कंडीशन एक बार लिख लेते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होने का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। लेकिन इस केस में हम लोग इसको नहीं लिखें क्योंकि इस दोनों से ही यहाँ सॉल्व करके आ जा रहा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से द्विघातीय समीकरण नहीं है, इस बार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, हम लोग को ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ऑप्शन नंबर बी, इसमें लिखा हुआ है x 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x, ऑप्शन नंबर सी में 2x माइनस 3। और ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें लिखा गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 और फिर लिखा गया है x प्लस 2। ठीक है, इतना इक्वेशन दिया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। इस बार पूछा है नहीं है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघातीय समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ 2 गो एक्स है स्क्वायर है, यहाँ एक गो, इधर आके ये माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी ये द्विघातीय समीकरण है। इस पे आते हैं तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी द्विघातीय समीकरण है। पूछा कौन सा नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर तो नहीं है तो ये भी होगा। अब इधर एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 2 बचेगा ही नहीं सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब सबको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, इसीलिए ट्रिक ये अच्छा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, बोलता है इसमें मूल वास्तविक और समान हो। अगर इसका मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है, इक्वल होगा और बराबर होगा, तो डी का वैल्यू क्या होगा? जब कभी भी मूल वास्तविक और समान हो तो डी का वैल्यू हमेशा 0 होता है। वास्तविक और समान के केस में डी का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब कभी भी मूल वास्तविक और समान बोले तो डी क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द्विघातीय समीकरण 3x स्क्वायर, द्विघातीय समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बोला है इतना के विविक्तर क्या, विविक्तर का मान क्या है? आपको इसमें से विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर के लिए a का वैल्यू पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो भी पहले संख्या रहेगा वो होता है a, x का पहले जो भी संख्या होगा उस साइन के साथ आपको कंपेयर करना है, यानी वो कहलाएगा b। तो b का वैल्यू 5 नहीं -5 होगा, क्योंकि माइनस को भी काउंट किया जाता है। और आखिरी में जो बचेगा उसको c बोलते हैं, तो c कितना हो गया? 2। ये a b c का वैल्यू निकल गया। आपसे विविक्तर पूछा है, और विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, b का मान 5 है, 5 नहीं है -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला का 4 का 4 इंटू a 3 है और c 2 है, तो 3 गुना 2। इसको सॉल्व करेंगे बराबर -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ये -4 या 12, 12 दूनी 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो आपसे पूछा था d का वैल्यू, d को ही क्या बोला जाता है वियुक्त कर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है आंसर 1, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करके चलना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन द्विघातीय सूत्र है। तो देखिए द्विघातीय सूत्र जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये तो बना फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है द्विघातीय सूत्र। ठीक है, इस फॉर्मूला का नाम क्या है द्विघातीय सूत्र। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन में अगर देखें तो इस जगह में d लिखा है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि d ही b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में हम लोग d बैठा सकते हैं, यानी -b प्लस माइनस रूट अंडर, इस पूरा का वैल्यू क्या कहलाता है d, तो यहाँ d लिख दिए 2a। अब ये ऑप्शन कितना नंबर में है, 14 नंबर का ए में दिया हुआ है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सर्वंतर d क्या होगा। तो क्वेश्चन में AP का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा है प्रथम पद, हम लोग को पता है प्रथम पद को a बोलते हैं, तो प्रथम पद जो पहला वाला उसी को बोला जाता है, यानी 3 आएगा। और पूछा है सर्वंतर को हम लोग d बोलते हैं, तो इसका मान निकलता है दूसरा पद को पहला पद से माइनस करके, यानी दूसरा पद 1 है माइनस पहला पद 3 है, माइनस करने पर आएगा -2। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3, -2, तो ए हो गया प्रथम पद और डी हो गया सर्वंतर 3 -2, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का बी नंबर पर टिक लगा सकते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि एपी का ये वैल्यू दिया है, बोला है पहला पद है इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, और ये 11वां पद आपको क्या दिया गया है लास्ट में 11वां पद। ठीक है, 11वां पद है, तो आपसे 11वां पद पूछा है, यानी ए निकल गया, कॉमन डिफरेंस ये निकल गया, और एन का वैल्यू क्या है 11। आपको 11वां पद निकालना है, यानी फॉर्मूला बनेगा an बराबर a प्लस n-1 d। तो कौन सा पद निकालना है 11वां पद, a का मान हो गया -3 प्लस 11 -1, और d का मान आएगा 5/2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसको माइनस करेंगे तो 10 गुना 5/2, 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 5 बार में, -3, 5 को गुना करेंगे 5 से तो 25 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 22। अब देखिए 11 नंबर का जो आएगा पद वो क्या आएगा 22। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का ये फॉर्मूला होता है। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, और क्वेश्चन में पूछा प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, तो भी फॉर्मूला होगा ये, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछता है, इसमें एक आकृति दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, एक आकृति, और आकृति के हिसाब से आपको बताना है कि किस प्रकार का समरूपता है। ठीक है, तो देखिए आकृति जैसा आपको दिख रहा है, आकृति में हम लोग का कोण ए और कोण पी कितना डिग्री है 60 डिग्री।
आकृति आप देख पा रहे होंगे, तो आकृति हम लोग समझने के लिए यहाँ बनाते हैं। ये आकृति, दो आकृति बना गया है, ठीक है। ये हो गया कोण ए बी और सी, ये कोण हो गया पी क्यू और आर। इसमें एंगल बैठाया गया है, इसको दिया है 60 डिग्री, इसको बैठाया गया है 80 डिग्री, इसको बैठाया गया है 40 डिग्री, और इस त्रिभुज में भी इसको दिया है 60 डिग्री, इसको लिखा गया है 80 डिग्री और इसको 40। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में एंगल बराबर है। मतलब कहने का है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, कितना डिग्री है 60 डिग्री, और एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, कितना डिग्री है 80 डिग्री, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, कितना डिग्री 40 डिग्री। यानी तीनों का एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो जो ये समरूपता बनेगा वो एंगल 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 से बनेगा। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं ए नंबर, एंगल एंगल एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण, तो हम लोग तीनों कोण बराबर है इसलिए एंगल एंगल लिखना है। इसी से हम लोग का समरूपता का कसौटी पूरा होता है, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है। किस नियम से समरूप है? एंगल 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 के नियम से समरूप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है कि एक तो समलंब है। समलंब का आकृति कैसे बनता है? समलंब का आकृति होता है कि आमने सामने का कोई एक भुजा समांतर हो, बाकी जो एक भुजा बचेगा आमने सामने का वो समांतर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी जो भुजा है ये समांतर हो जाएगा किसके? सी और डी के, और ए डी जो भुजा है वो समांतर नहीं है बी सी के। तो ऐसे आकृति को क्या बोला जाता है? समलंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें बोला है कि इसमें ए बी और सी डी समांतर है, तो ये बोल दिया कि ए बी और सी डी ही समांतर है, ठीक है। बोला है इसमें विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर कटते हैं। तो विकर्ण क्या होता है? ये इसका शीर्ष और इसका शीर्ष आपस में अगर मिला दिया जाए तो ये विकर्ण कहलाता है। ये आपस में कटते कहाँ हैं? पॉइंट ओ पर, ठीक है। फिर आगे लिखा है यदि ए बी बराबर है, अगर ए बी बराबर है 2CD के, इसका मतलब है कि ए बी का जो लंबाई है वो सी डी को 2 बार करेंगे, यानी इतना फिर इतना, तब इसके लंबाई के बराबर होगा। यानी ए बी का ये आधा लंबाई का रह गया, ठीक है। आगे बोलता है त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग से एरिया पूछा, क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल किसका? ट्राइंगल ए ओ बी का बटा एरिया किसका? त्रिभुज सी ओ डी का। और हम लोग का थ्योरम से पता है कि एरिया जो होता है उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जो एरिया होता है वो क्या होता है? जो समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप ही होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पूछा है, ठीक है। तो इसके भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ए बी ओ में ए ओ बी में कौन सा भुजा हमको पता है? ए बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा, अब इसमें सी ओ डी में सी ओ डी में हमको कौन सा भुजा यहाँ पता है? सी डी। लेकिन यहाँ पर 2CD दिया है, हम लोग को सी डी लिखना है, सी डी। इन दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, यानी ये दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात इसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें ए बी का वैल्यू हमको पता है, कितना दिया है? 2CD। तो हम लिखेंगे 2CD, नीचे सी डी, इसका स्क्वायर हो गया। ये सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 बचेगा स्क्वायर, और 2/1 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा 4/1। 2/1 का स्क्वायर क्या होगा? 4/1। आपसे पूछा है अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4:1। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 4:1। ये आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। ए बी 7 सेमी है, ए सी 25 सेमी है, बी सी 24 सेमी है। कौन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज बन गया ये वाला, ये एक त्रिभुज बना, इसमें से सबका वैल्यू दिया है। तो ये त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला मान है वो हमेशा कर्ण की ओर जाएगा। इसका मतलब अगर मान लिया जाए ये ए है तो ये सी होगा और इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा। हमेशा बड़ा वाला वैल्यू ही कर्ण में लिखना है, बाकी दो वैल्यू जो बचा आपको कहीं भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। ए हो गया सी, तो यहाँ पर क्या होगा? बी, ए बी सी।
ये हो गया। अब मान लेते हैं ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपसे पूछा गया है, बताइए इसमें एंगल बी क्या होगा, कोण बी का मान। कोण बी का मान निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं AC का स्क्वायर। तो AC का जब स्क्वायर करेंगे यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। इसी प्रकार हम लोग अब BC का करेंगे। तो BC का करेंगे यानी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। कितना हो जाएगा, 576। इसके अलावा AB बच गया, तो AB का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर 49। तो हम लोग देख रहे हैं जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू आया है, इसका वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो BC प्लस AB के स्क्वायर के बराबर है। जब कभी भी ऐसा इक्वेशन बने तो इस इक्वेशन को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता है अगर ये इस तरह का इक्वेशन बनाता है कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर हो, तो जो तीसरी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो हमेशा समकोण होगा। यानी तीसरी भुजा क्या है, AC है ये वाला, और इसके सामने का कोण ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 90। यानी कोण B कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। कोण B हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। ऑप्शन नंबर C ये सही आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। अब इसको समझने के लिए हम लोग को एक ग्राफ बनाना होगा। जैसे ये मान लिया जाए y अक्ष है, ठीक है, और ये मान लेते हैं x अक्ष है। इधर x अक्ष जा रहा, इधर y अक्ष जा रहा, ठीक है। ये ओरिजिन O है। अब क्या होता है, इसका कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, एक यूनिट यानी डिस्टेंस ये बढ़ता है। 1 2 3 4 5 इस तरह जाते रहेगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। इधर वाला भी 1 सेंटीमीटर पे चलता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस ये दूरी समझने के लिए हम लोग ये ग्राफ खींचे, ठीक है। अब क्वेश्चन में चूंकि बोला है y अक्ष से, y ये सारा y अक्ष है, ठीक है, ये भी y अक्ष का वैल्यू है, ये सब y अक्ष है, ये सब x अक्ष है। तो y अक्ष से एक पॉइंट दिया है 3,5। अब 3 जैसा कि 3,5 दिया है ना, ये 3 का मतलब हो गया x वाला और ये 5 का मतलब हो गया ये पॉइंट y वाला। तो 3 का मतलब इस पॉइंट का ये बात कर रहा, अब 5 का मतलब y वाला का बात कर रहा। पहला वाला रिप्रेजेंट x को करेगा x ग्राफ पे और दूसरा वाला y पे। तो ये 3 हो गया x पे, दूसरा वाला y हो गया 5 y पे हो गया। अब इन दोनों से एक पॉइंट बनेगा। इस रेखा को x के पैरेलल नीचे आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक, और इस पॉइंट से y के समांतर आगे बढ़ाना है, ठीक है। आप कॉपी में स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा, इसमें हो सकता है टेढ़ा दिखे आपको, ठीक। तो इससे बढ़ाने पे एक पॉइंट बनता है ये वाला। तो आपको ये पॉइंट किससे बना है, ये पॉइंट 3 और 5 से बना है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं 3,5। ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि y अक्ष से बिंदु मतलब इस पॉइंट की दूरी किससे, y अक्ष से। ये पूरा y वाला अक्ष है। अब इस अक्ष से इस लाइन का यानी इस बिंदु का डिस्टेंस नापिए। अब स्केल को हम यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, हम यहाँ से दूरी नापेंगे। y अक्ष ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो ये सीधा है कितना, यहाँ से 3, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 3। यानी आप इस y अक्ष वाला लाइन को आप यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस जब नापेंगे तो निकलेगा कितना, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 3 यूनिट दूर पर है। इतना तो क्लियर हो गया, यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपको x अक्ष से पूछता तो x अक्ष वाला ये लाइन है, यहाँ से इस पॉइंट का दूरी नापेंगे तो कितना दूर पर है, देखिए 5, क्योंकि ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तब आंसर क्या होता, 5। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का आंसर देंगे, C नंबर आएगा कितना, 3। यानी y अक्ष से जो दूरी है इस बिंदु का 3 इकाई है। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर C 3, ठीक है। हो सकता है आपसे x अक्ष का पूछ ले तो आंसर हम लोग का 5 देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें लिखता है बिंदु -10,6 और 6,-10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निकाय क्या है, ठीक है। 2 पॉइंट है, जैसे कि समझ लेते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा -10,6 से, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे,
क्वेश्चन में दिया है 6, -10 से। तो बोला इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु आपको निकालना है, बीच वाला। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, ठीक है। इस प्रकार इसको बोला जाता है x2 और इसको बोला जाता है y2, ठीक है। इस तरह बोला जाता है। तो मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। अब इसमें से मान देख के बैठाना, x1 कितना है -10, x2 कितना है 6, ठीक है। उसके बाद बटा में हम लोग 2 देंगे, यहाँ नहीं आएगा ब्रैकेट, कोमा y1 कितना है 6 और y2 कितना है -10। तो ये फॉर्मूला का प्लस और ये -10/2 सॉल्व करेंगे। -10 से 6 को घटाएंगे तो -4/2 और यहाँ भी आ जाएगा 10 से 6 गया तो -4/2। चूँकि 2 के पारा में 4 कट जाएगा 2 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, तो कटने के बाद 2, -2 यानी आंसर आएगा -2, -2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो मध्य बिंदु निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, ये त्रिकोणमिति का है। इसमें वैल्यू दिया है 10 कितना है 30 डिग्री बटा दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मान बैठाना है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 - 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/√3 तो है ही, 1/√3, ठीक है। ये स्क्वायर 1 का भी है, √3 का है, यानी स्क्वायर करने पर 1/3 आएगा। 3 को 1 से गुना करके 1 घटाएंगे तो 1/√3 और नीचे हो जाएगा 2/3। सॉल्व करेंगे, 3 1 से गुना होगा 3, नीचे आ जाएगा 2√3। √3 रेशनलाइज करेंगे, √3 को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। √3 को हम लोग क्या कर दिए रेशनलाइज कर दिए। तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर में आएगा 3√3 बटा नीचे बनेगा √3 और गुना 2, यानी 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा √3/2, इतना आया। अब बताइए √3/2 ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि साइन के फॉर्म में और कोस के फॉर्म में है। तो बताइए ऑप्शन ए कोस 60 डिग्री, क्या कोस 60 डिग्री का मान इतना होता है? नहीं। तो क्या ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वो साइन 60, क्या साइन 60 का मान इतना होता है? तो हाँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को पता बहुत अच्छे से है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन 60 डिग्री, आंसर साइन 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो ये त्रिकोणमिति का सवाल था, हम लोग को सॉल्व करना था इसी तरह। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। इसको सॉल्व करके आपको बताना है क्या आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब चूंकि इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। कोसेक 31 यानी समझ लीजिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का जगह में 31 है। अगर इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे 59। अब चूंकि सेक उतरेगा 59 से 31 को माइनस करेंगे, नहीं 90 से 31 को माइनस करेंगे तो 59 डिग्री और ये आएगा 59 डिग्री, यानी सेक 59। ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यदि साइन a बराबर 3/5 है, तो यहाँ दिया गया है साइन a बराबर 3/5, ठीक है। उसके बाद पूछा है कोस a का मान, किसका मान पूछा है? कोस a का। तो हम लोग को पता है कि साइन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है P/H। अगर P 3 है H 5 है तो हमको किसका मान निकालना है? B का। तो हम लोग को पता है कि B का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मान बैठाएंगे, एच का मान 5 है 25 हो जाएगा, पी का मान 3 है 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को माइनस करने पर आएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो बी का मान कितना आ गया 4। पूछा है कोस ए का मान, यही ना, तो कोस ए का मान निकालते हैं हम लोग, कोस ए। अब कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी का मान 4 और एच का मान कितना है 5, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4/5 है ना, 4/5 ऑप्शन नंबर बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/5 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 4/5। तो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब हो सकता है साइन का वैल्यू कुछ और भी दे सकता है, कोस के जगह में आपका टेन भी पूछ सकता है, सेक भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, लिखा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती पे एक मीनार को खड़ा करना है, तो मान लिया जाए ये मीनार है और ये धरती पे चुपचाप खड़ी है, ठीक। इसके बाद लिखा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का पाद है और इससे ये 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 15 मीटर ही है ना, हाँ। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये मीनार का शिखर है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण कहलाएगा, यानी ये कोण कितना डिग्री का है 60। ए बी मीनार है, ए बी क्या है मीनार, और बी और सी मीनार से वो बिंदु है जो मीनार के पास से दूरी पर 15 मीटर पे है, ठीक है। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी पूछा गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पूछा गया है उसको लिखते हैं, यानी ए बी बटा जो वैल्यू दिया है जिस साइड का, यानी बी सी का वैल्यू दिया है तो लिखेंगे बी सी, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी पी बटा बी वो किसका मान होता है 10 का, तो हम लोग इधर लिखेंगे 10 60 डिग्री। अब चूंकि ए बी मीनार की ऊंचाई है तो ए बी छोड़ देना है, बी सी का मान कितना दिया है 15, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब 15 को हम लोग गुना करेंगे √3 से, तो आ जाएगा 15 √3 मीटर, तो 15 √3 मीटर क्वेश्चन नंबर 26 का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 √3 मीटर, ये आंसर हो गया। ये ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर से है, ठीक है। अब आते हैं मतलब त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर नंबर 9 है उससे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है, ये सीधा होगा दाग त्रिभुज अगर समकोण बनना है तो, ठीक है। ये एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो ये कोण बी है, ये क्या हो गया समकोण हो गया। अब बोला इसमें ए बी 3√3 है, अब यहाँ ए और बी 3√3 बोला है, तो मान लेते ये ए है तो ये 3√3 हो गया सेंटीमीटर ए बी। इसके बाद बोला ए सी 6 सेंटीमीटर है, ये सी हो जाएगा, तो ए सी 6 सेंटीमीटर है। तो बोला है कोण बी ए सी का मान क्या होगा, कोण बी ए सी, यानी इसको मान लेते हैं थीटा, कोण बी ए सी को क्या मान लेते हैं थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर थीटा, हम लोग माने हैं ये, ठीक है। चलिए बी ए सी का मान पूछा गया है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं कोण बी ए सी का मान निकालने के लिए, ठीक है। एक तो कंडीशन है, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि हम लोग को पता है कि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो कोस थीटा हम लोग कोस लेके चलते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी, यानी लंब बटा आधार जो होता है, लंब बटा कर्ण वो साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कोस का होता था, आधार ये हो गया, तो ए बी बटा ए सी इतना हो गया। अब ए बी का मान बैठाएंगे हम लोग 3√3, किसका मान ए बी का, और ए सी का मान बैठाएंगे कितना 6 कोस थीटा। अब इसमें कोस थीटा हुआ, अब काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो बताइए कोस थीटा बराबर आया कितना √3/2, तो कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। फिर से समझना है, कोस थीटा बराबर √3/2 है, तो कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा ही क्या माने हम लोग कोण बी ए सी, यानी कोण बी ए सी का मान कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को 100 हिट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें लिखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो किसी भी वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है,
जैसे कि मान लिया जाए ये एक सर्कल है, तो इसको एक बाहर से एक रेखा खाली टच करके चल जाए, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा केवल एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती है। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन किसी वृत्त को स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कितना हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 1 आंसर, एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है पास में त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है? क्या बोला? पास में त्रिज्या। तो हम लोग समझते हैं ये सर्कल वाले चैप्टर से है। एक सर्कल बनाएंगे, ये केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या ले लिए ये वाला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका केंद्र को O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पास में त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P है। ठीक है, P पर क्या है? स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले बिंदु एक रेखा के बिंदु Q से इस प्रकार है कि OQ 12 है। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये हो गया Q, ये हो गया P, और बोला ये जो है ये आपका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? OQ, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है PQ की लंबाई। तो हम लोग को पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर PQ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। मान बैठाएंगे, OQ का मान कितना है? 12, यानी 12 का स्क्वायर। OP का मान कितना है? OQ का मान था, OP का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 144 और 25। 144 से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 119। ठीक है, कितना आ जाएगा? 119। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर, हम लोग 29 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 119। ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर 119। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में दिया है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है O केंद्र वाले वृत्त में OT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, देखिए क्या बोला है इसमें भी, सर्कल से ये ज़्यादा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, अब सर्कल में एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा है। चूंकि ये कटेगा नहीं, ये स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा है। यहाँ से ये बन जाता है 90 डिग्री और यहाँ से ये जाएगा 90 डिग्री, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं O। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे बोलता है O केंद्र वाले वृत्त पर, इसमें ये मान लेते हैं T है, तो ये एक हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। ठीक है, इस प्रकार है। बोला है POQ 80 डिग्री हो, POQ क्या बोला है? PTQ बोला है, POQ कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। आगे आपसे पूछा है कौन? PTQ बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए हम लोग को पता है कि आमने सामने की कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100, यानी टोटल 180 में से हम लोग 80 को माइनस करेंगे तो आएगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, 100 डिग्री आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है 60 डिग्री केंद्र कोण तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मान बैठाएंगे, थीटा का मान 60 है, 360 गुना पाई का मान 22/7। आर कितना दिया गया है इसमें? तो आर का मान दिया गया है 14, तो 14 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 से 0 कटा, 6 के पारा में ये 36
6 बार में कटेगा। अब 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 7 बार में, और 2 के पहाड़ा में ये 6 कटेगा 3 बार में। अब ये 7 से 7 भी कटेगा। 22 और 14 को गुना करते हैं बटा में 3, ठीक है। चलिए तो इसको गुना करके हम लोग लिख लेते हैं, नीचे आ जाएगा 3। 22 को 14 से गुना कर लेते हैं, तो जब 22 को 14 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, आएगा 8 इधर से, यानी 308, ठीक है। कितना आएगा 308। ये कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 308 बटा में 3। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला में आपको बैठाना है। ये फॉर्मूला त्रिज्याखंड का याद रखना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें लिखा हुआ है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, और ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कट गया। अब इस आर से ये एक आर कटेगा, तो इधर बचा 2 और इधर बचा एक आर, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आर बराबर कितना निकल जाएगा, 2। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग को कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, 2 मात्रक, ठीक है। यूनिट है मात्रक, सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, मात्रक। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला है इसका चतुर्थांश। जब कभी भी आपसे चतुर्थांश पूछेगा तो हम लोग 1/4 लिख देंगे, बटा 4, ठीक है। और ये आर कैपिटल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर को हटा के हम लोग का आर के जगह में क्या बैठ जाएगा, कैपिटल आर। अब ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। बात समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, क्योंकि आर कैपिटल दिया था इसीलिए हम लोग को कैपिटल आर ही बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, इसमें आर स्मॉल है और एच भी स्मॉल है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या किया है, इसमें बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ समझाते हैं हम, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, बेलन का आयतन। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख के रखा है, वो मिस प्रिंट है, ये लिख के रखा है पाई का स्क्वायर, उसके बाद आर एच लिखा है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर आर एच। ऑप्शन नंबर देखिए सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2/3 पाई स्क्वायर आर एच। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 2 पाई स्क्वायर आर एच, ठीक है। ये दिया है इस तरह ऑप्शन, तो ऑप्शन का मिस प्रिंट हो चुका है, क्योंकि ये स्क्वायर पाई का ना होके ये स्क्वायर किसका होगा, आर का। यानी जितना भी ऑप्शन है वो गलती से आर के जगह में स्क्वायर किस में लगा दिया, पाई में, यहाँ भी लगा दिया पाई में, यहाँ भी पाई में, यहाँ में पाई, ये मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, अगर मिस प्रिंट को सुधारा जाए तो ये आर हम लोग, ये जो स्क्वायर है ये कहाँ चला जाएगा, आर में, यानी स्क्वायर अगर आर में जाएगा तो हम लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। बात समझ में आया, ये आंसर है। एक्चुअली आयतन का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, यानी हम लोग को सुधार लेना है। अब तो मान लिया जाए आपको एग्जाम में ऑप्शन इस तरह है तो आप ए नंबर पे ही टिक मार के आइएगा, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, कोई ज़्यादा गलती नहीं, बस मिस प्रिंट हो चुका है। आप सुधार के ये स्क्वायर आर में लगा लीजिए, यहाँ हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ जाएगा और ये भी स्क्वायर आर का जाएगा, सारा स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, आर के पास, आर के पास, सारा स्क्वायर कहाँ जाएगा, आर के पास, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो चुका है आर के पास। अब हम लोग का आंसर सही हो गया, ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, 14 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आर का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 का 2, पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर कितना हो जाएगा 14 गुना 14, 7 से काटे 2 बार में। अब सबको गुना किए तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और इधर 28। 28 को 44 से गुना करेंगे, 8 4 32, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी आएगा कितना 1 2 3 2, 1 2 3 2। तो अब ये कौन सा ऑप्शन में है, 1 2 3 2, 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है, यदि किसी घनाभ का लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन। तो हमको पता है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। बोला x 3 4 5 का मध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा। इसका मध्य दे दिया, इसका मतलब x + 3 + 4 + 5, इसका अगर मध्य निकालना हो तो 1 2 3 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो मध्य आएगा, और मध्य का मान क्वेश्चन में दिया है कितना 5। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा, 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 5 20, चूँकि x 3 और 4 7, 7 5 12, 12 को इधर ले जाके घटाएंगे तो आएगा कितना 8। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 8। तो x का मान निकल गया 8। क्वेश्चन नंबर 37 बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 38 में, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। उच्च सीमा जब कभी भी बोले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या कहना चाह रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये होता है हम लोग का बारंबारता का ग्राफ। ये मान लिया जाए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40, इसी तरह जाता है 10 20 30 40, इस तरह जाता है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है उच्च सीमा। तो हम लोग मान लेते हैं इधर वाला उच्च सीमा क्या है, ये उच्च सीमा है। ठीक है, सीमा या सीमाएं, ये उच्च सीमा है। और इधर को बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं इधर को, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो ये उच्च सीमा बोला गया है इसमें। तो अब इसमें क्या होगा ना, इसमें होगा कम प्रकार का त्वरण। क्यों होगा, जब कभी भी उच्च सीमा संचयी बारंबारता के बीच का आरेख पूछेगा तो ये आरेख शुरू होता है यहाँ इधर से, जैसे ऐसे करके आरेख जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पॉइंट। इस तरह करके हम लोग का पॉइंट बनता है। तो जब 0 से शुरू होगा, उच्च सीमा का बात करें और संचयी बारंबारता का, तो इस केस में हमेशा क्या होता है, निम्न प्रकार का त्वरण होता है। ठीक है, इसी को कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। से क्या हो जाएगा, से कम प्रकार का, से कम प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आते हैं इसका उल्टा वाले कंडीशन में। मान लिया जाए यहाँ पर ही दे देता निम्न सीमा, क्या देता, निम्न सीमा, और इधर संचय बारंबारता ही होता, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो इधर से बनेगा। क्या बोले हम, इधर से इस तरह बनेगा। ठीक है, तब आंसर आ जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। हो सकता है एग्जाम में आपको चेंज करके पूछे, अगर ये ग्राफ हम इधर से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, से अधिक प्रकार का त्वरण। लेकिन जब 0 से ये जा रहा है इस टाइप से, तो वो होगा कम प्रकार का त्वरण। आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चूंकि उच्च सीमा और संचयी बारंबारता क्वेश्चन में लिखा गया था, क्वेश्चन में लिखा था कि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच, तो ग्राफ ऐसे ही खिंचाता है। ये हो गया 38। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 39 में लिखा है, घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको फॉर्मूला होगा याद, इसको बोलते हैं घटना ई की प्रायिकता जोड़
इसको बोलते हैं घटना ई नहीं की प्रायिकता। हमेशा इसका मान कितना आता है 1। अगर इस दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आता है 1। ये एक फॉर्मूला भी है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ये एक फॉर्मूला भी बनता है। ई नहीं को, प्रायिकता नहीं को दर्शाते ई का ऊपर एक बार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर को। ये हम लोग को सेट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। जब एक साथ 2 सिक्कों को उछालेंगे तो संभावना क्या क्या आएगा। हो सकता है पहला सिक्का में भी हेड आ जाए, दूसरा में भी हेड आ जाए, ये संभावना है। हो सकता है पहला में टेल आ जाए तो दूसरा में भी टेल आ जाए। हो सकता है पहला में हेड आ जाए और दूसरा में टेल आ जाए। या हो सकता है कि पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए। ये 4 संभावना है। जब 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे, एक ही साथ 2 सिक्का को जब उछाला जाएगा तो संभावना ये आने का है। तो पूछा क्या है, पूछा कम से कम एक हेड। हेड इसमें भी 1 गो है, 2 गो है, लेकिन कम से कम पूछा तो एक तो है ही, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, यानी हम लोग का 3 आ गया। कम से कम एक हेड 3 जगह है और टोटल कितना है 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 जो आखिरी क्वेश्चन था ये क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो जितना भी क्वेश्चन था हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेट हम लोग का 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार सेट 4 को और 5 को। जब ऑब्जेक्टिव का सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर मैथ का सब्जेक्टिव का 5 सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ ये अच्छा दिख रहा, अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।